Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and if you are new to the channel then let me tell you that इस channel पे शुरू हो चुका है एक Psychology Entrances Let's Crack It series जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसके मैक्सिमम पेपर्स एंड मैक्सिमम टॉपिक्स. सो बायो साइकोलॉजी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड द पीपल हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद दिस सीरीज और जो लोग जम के पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये चीज अच्छे से पता है कि जनरल साइकोलॉजी का आज वाला टॉपिक है परसेप्शन और जनरल साइकोलॉजी के 2-3 टॉपिक्स हम पहले भी कवर कर चुके हैं एंड विद दिस वीडियो वी विल कंप्लीट योर जनरल साइकोलॉजी एज वेल. और जो मैं शाम को 6 o'clock वीडियो अपलोड करूंगी उसमें हम शुरू करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड एंड डाइव डीप इनटू व्हाट एग्जैक्टली इज परसेप्शन, व्हाट आर द जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, डेप्थ परसेप्शन एंड सो मच मोर. सो सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि परसेप्शन एग्जैक्टली क्या होता है. तो परसेप्शन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज सेंसेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट सेंसेशन. तो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सेंसेशन होना, चाहे वो आईज से हो रहा हो, ईयर्स से हो रहा हो, नोज से, टच से या फिर आपके माउथ से, थ्रू विच एवर सेंस ऑर्गन. जब आप उस पर्टिकुलर आने वाली सेंसेशन को इंटरप्रेट भी कर लेते हो देन दैट बिकम्स अ परसेप्शन. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो आपको पता होना चाहिए, कई बारी एमसीक्यूज में भी आ जाता है. इट इज नोन एज द लॉ ऑफ प्रेग्नांस और द लॉ ऑफ गुड फिगर और द लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी. ऑफ कोर्स अब ये सारी बातें किन लोगों ने बोली है? जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने. जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे कि परसेप्शन एक होल होता है, यानी कि जब भी हम कोई चीज परसीव करते हैं हम उसको एज अ होल परसीव करते हैं, ना कि एज पार्ट्स. ठीक है. तो ये जो लॉ ऑफ प्रेग्नांस या फिर लॉ ऑफ गुड फिगर या फिर लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी है वो यही हमको बताता है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, स्पेशली ह्यूमंस का, वो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है चीजों को. यानी कि सपोज आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख रहे होगे तो आप फटाफट से मुझे बताइए कि ये इमेज किस चीज की है. तो काफी आप में से लोगों ने सोच लिया होगा दैट दिस इमेज इज ऑफ अ साइकिल, है ना. इवन दो इस इमेज में साइकिल पूरी डिसमेंटल हो रखी है, टायर्स अलग हैं, आगे का पोर्शन अलग है, बिल्कुल डिसमेंटल्ड है ये साइकिल, लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन ने क्या सोचा दैट द थिंग्स गो टुगेदर और हमने एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देखा दैट इज ऑफ अ साइकिल. इंस्टेड ऑफ सीइंग कि यहाँ पे हैंडल अलग पड़ा है, ये बीच में सीट अलग है, ये टायर्स अलग पड़े, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड मेकिंग द फिगर कॉम्प्लेक्स आवर ब्रेन मेड इट एज सिंपल एज पॉसिबल. और उसी प्रोसेस को कहते हैं लॉ ऑफ प्रेग्नांस. अब कुछ जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स भी हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के. इसका क्या मतलब होता है कि जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे विच एक्सप्लेन दैट हाउ वी इवेंचुअली परसीव थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट. तो अब यहाँ पे जो रिटन पार्ट है उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें फोकस करना है इमेजेस पे, ताकि इमेज देख के हम और अच्छे से समझ पाए कॉन्सेप्ट को. तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है गुड फिगर का या लॉ ऑफ प्रेग्नांस का या लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी का. अब आप बताइए यहाँ पे आपको क्या शेप दिख रही है. सो मोस्ट ऑफ यू वुड से कि एक डायमंड शेप है ना. तो हमारे ब्रेन ने फिर से क्या किया, हमें ट्रिक किया एक सिंपल स्ट्रक्चर देखने में, ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हम ना देखें. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं, राइट. लेकिन छोटे छोटे सर्कल्स को देखेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स सा फिगर हो जाएगा, बहुत हार्डवर्क हो जाएगा. लेकिन हमारे ब्रेन ने स्ट्रक्चर को एज सिंपल एज पॉसिबल बनाने के चक्कर में बोला कि ये तो डायमंड जैसा दिख रहा है हमें. ठीक है. देन अदर प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी. प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी में क्या होता है, इस इमेज से आपको क्लियरली दिख रहा होगा. ठीक है. तो इसमें आपको ये एक फीलिंग आ गई होगी कि जो सर्कल्स हैं वो एक ग्रुप है और जो ट्रायंगल्स हैं वो एक ग्रुप है. क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि हमारा ब्रेन जो क्या करता है वो ये करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स सिमिलर लगते हैं उनको एक साथ ग्रुप कर देता है. तो यहाँ पे ट्रायंगल्स तो सिमिलर है और सर्कल्स आपस में सिमिलर हैं, तो सर्कल्स की एक ग्रुप बना ली हमने ब्रेन में और ट्रायंगल्स की एक ग्रुप बना ली. फिर आता है आपका क्लोजर का प्रिंसिपल. अब क्लोजर के प्रिंसिपल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे
इवन दो ये तीन अलग अलग ऐसे अजीब से टाइप के पाइज बने हुए हैं या हाफ से सर्कल बने हुए हैं जिसमें से कुछ कुछ पार्ट मिसिंग है, अब वो देखने की जगह हमारा ब्रेन क्या हमको दिखा रहा है कि एक स्क्वायर है ये, है ना। आप में से काफी लोगों ने इसको एज अ स्क्वायर ही परसीव किया होगा इनिशियली। लेट मी जस्ट इरेज इट एंड enable you to see it once again। तो इस फिगर में आपको यूजुअली स्क्वायर ही दिख रहा है ना। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि जो फिगर्स इनकम्प्लीट हैं, जो फिगर्स या एलिमेंट्स इनकम्प्लीट है, मिसिंग है, उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं या फिलअप करने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर ब्रेन। ठीक है, तो इसी वजह से, इसी रीजन से यहाँ पे हमने चार अलग अलग अजीब से अलग शेप देखने की जगह हमने एक स्क्वायर देखा और हमारी टेंडेंसी हुई कि ये जो इनकम्प्लीट जगहें हैं उनको हम फिल कर दे। तो दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ पे आपको फिर से दो ग्रुपिंग हो गई होगी कि एक ग्रुप तो ये है और एक ग्रुप ये है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स क्लोज हैं आपस में उनको हम एक ग्रुप में करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये ग्रुपिंग से रिलेटेड दो प्रिंसिपल्स हो गए। सिमिलैरिटी था कि जो ऑब्जेक्ट सिमिलर है उनको हम ग्रुप कर देते हैं। प्रॉक्सिमिटी है कि जो ऑब्जेक्ट ज्यादा पास है एक दूसरे के उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं और दूसरे को दूसरे ग्रुप में। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन क्या कहता है कि अगर आपके पास आपकी आई जो है वो मजबूर हो जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ अस विल सी अ क्रॉस। ठीक है, हम लोग ज्यादातर इस इमेज में क्या देखेंगे कि एक क्रॉस बना हुआ है या फिर एक नो का साइन बना हुआ है या फिर एक्स बना हुआ है ना। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा देखेंगे कि चार लाइंस आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना भाई कि चार लाइंस आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बट मोस्ट ऑफ अस वुड सी एन एक्स अक्रॉस। क्यों? क्योंकि हमारी आई कंटिन्यूएशन में बिलीव कर रही है, हमारा ब्रेन हमें कंटिन्यू करने को कह रहा है इस लाइन को, ताकि जो है परसेप्शन सिंप्लीफाई हो जाए। और फिर आपका प्रोसेस होता है सिमेट्री का। सिमेट्री में क्या है कि जैसे अगेन गुड फिगर से ही सिमिलर है ये भी थोड़ा बहुत, कि यहाँ पे हम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज स्मॉल स्मॉल सर्कल्स। फिर आपका प्रिंसिपल होता है फिगर ग्राउंड का। अब यहाँ पे आपको कई लोगों को ह्यूमन फेस दिख रहा होगा। अगर आप सिर्फ व्हाइट वाले लाइन पे फोकस करोगे, व्हाइट वाले एरिया पे, तो आपको एक ह्यूमन फेस दिखेगा इधर भी और इधर भी, दोनों साइड पे। और अगर आप ब्लैक वाले उस पे फोकस करोगे तो आपको एक सॉर्ट ऑफ वास या एक सॉर्ट ऑफ बॉटल कह सकते हैं वो दिखेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस टाइप के फिगर को बोलते हैं रिवर्सिबल फिगर, जिसमें जो बैकग्राउंड है, एक बारी के लिए अगर आप व्हाइट कलर को बैकग्राउंड बना के रखे तो आपको ब्लैक कलर में फिगर दिखेगा, और सेकेंड टाइम ब्लैक फिगर को बैकग्राउंड बना दे तो व्हाइट वाला फिगर बनेगा। तो रिवर्सिबल फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें कभी भी बैकग्राउंड फिगर भी बन सकता है और बैकग्राउंड बैकग्राउंड भी रह सकता है। सो दोस टाइप्स ऑफ फिगर्स आर नोन एज रिवर्सिबल फिगर्स। और फिगर ग्राउंड का जो प्रिंसिपल है वो भी हमें यही कहता है कि पहली बात तो ये जो प्रिंसिपल है फिगर ग्राउंड का, ये प्रेजेंट होता है बाय एज अर्ली एज बर्थ, और लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो बैकग्राउंड से हटा के फिगर्स को पिक आउट करें। ठीक है, बैकग्राउंड को वो थोड़ा पीछे हटा देते हैं और फिगर्स पिक आउट करते हैं। सो ये कुछ जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स हैं आपके परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के, और हमें ये चीज माइंड में रखनी है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे परसेप्शन के प्रोसेस को इजियर करने के लिए हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए ये प्रिंसिपल्स जो हैं यूज होते हैं। अब एक और प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्विटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्विटी काफी बार आप में से लोगों ने देखा होगा। अगर आपने कभी पपेट शो अटेंड किया है या फिर आपने कभी भी वेंट्रिलोक्विस्ट की परफॉर्मेंस देखी, यानी कि होता है ना जो पपेट शोज करते हैं स्पेशली, कि माइक पे वो लोग खड़े हैं और उनके हैंड में एक पपेट है, ठीक है, तो वो अपने हैंड से पपेट के माउथ की मूवमेंट करते हैं और जो वहां पे स्पीकर खड़ा होता है जिसके हैंड में पपेट की मूवमेंट हो रही है, वही स्पीकर उस पपेट की आवाज भी निकालता है। तो ये दोनों चीजें जो है एकदम साथ साथ हो रही है कि जब वो उस पपेट की आवाज भी निकालता है और पपेट की माउथ की मूवमेंट भी करता है अपने हैंड से। तो दोनों चीजें क्योंकि क्लोज इन टाइम है तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उन दोनों चीजों को रिलेट करने लग जाता है और हम सोचते हैं कि इवेंचुअली ये पपेट ही बोल रहा है ये चीज। ठीक है, इवन दो इंटरनली वी नो दैट इट इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसे कि पपेट ही बात कर रहा हो हमसे। सो उस सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल को कहते हैं कॉन्टिग्विटी, जिसमें क्या होता है जब जो दो चीजें
क्लोज इन टाइम हो रही हैं या टुगेदर टेक प्लेस कर रही है, whenever two things are happening together or close in time, then we feel or we think that these two things are related. ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड ही होंगी. So I hope आपको ये Gestalt principles क्लियर है. And now we move on to your perceptual constancies. Perceptual constancies एक बहुत ही interesting phenomenon है. इसमें क्या होता है कि इवन दो हमारी रेटिना पे किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस या किसी पर्टिकुलर इमेज का साइज चेंज हो रहा है, पर हमारा ब्रेन उसको एज कांस्टेंट ही परसीव करता है कि उतने ही साइज का है जितना था, इवन दो हमारे रेटिना पे साइज चेंज होता रहता है. तो पहला परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी आप ले सकते हो एज साइज कॉन्स्टेंसी. तो साइज कॉन्स्टेंसी एक ऐसी टेंडेंसी होती है वेर इन यू नो वी इंटरप्रेट एन ऑब्जेक्ट to be always of the same size irrespective of the distance it is from the viewer. तो अगर आप इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि ये वाला जो इंसान है पता नहीं कितना ही छोटा मिनिएचर लेवल का इंसान होगा, and this person might be very very tall and very very huge shaped person. लेकिन हमारी साइज कॉन्स्टेंसी के प्रिंसिपल की वजह से हमें पता है that a person who is जो इंसान थोड़ा छोटा दिख रहा है, जो मिनिएचर शेप का दिख रहा है, that person might be far away, and the person who is looking very tall, huge and giant, that person might be near to us. तो वही होती है साइज कॉन्स्टेंसी की. देखो अब हमारी रेटिना पे तो दोनों लोगों की अलग अलग इमेज आ रही है, लेकिन हमारा ब्रेन इनको एज इक्वल ही परसीव कर रहा है, बिकॉज वी नो दैट द ऑब्जेक्ट विच इज sort of appearing very very small, that object might be far away from us, and object which is looking very very tall and huge might be nearby us. तो वो हो गया आपका साइज कॉन्स्टेंसी कि irrespective of the shape that comes or irrespective of the size that occurs on your retina, the size remains constant with the help of your brain. फिर आता है शेप कॉन्स्टेंसी. शेप कॉन्स्टेंसी में वो टेंडेंसी कि जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एज कॉन्स्टेंट ही परसीव करते हो, इंटरप्रेट करते हो, इवन इफ इट इज चेंजिंग ऑन योर रेटिना. तो एग्जाम्पल शेप कॉन्स्टेंसी का इस डोर से है. तो हम सबको पता है आई एम सॉरी, तो हम सबको पता है कि डोर का जो शेप है ये सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है ना. लेकिन जब ये डोर यहाँ पे खुलता है तो इसका शेप कुछ ट्रेपीजियम जैसा दिखने लगता है, फिर थोड़ा और खुलता है तो कुछ और अलग शेप दिखने लगती है. बट स्टिल इवन दो ये शेप जो है डोर की हमारी रेटिना पे चेंज होती जा रही है तीनों पिक्चर्स में, लेकिन हमारे ब्रेन को पता है कि इसकी जो शेप है वो कांस्टेंट ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज क्लोज्ड और वेदर इट इज ओपन. तो वो होता है शेप कॉन्स्टेंसी. And finally we have brightness constancy. Again brightness constancy क्या है कि even though एक object अगर अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने वाली लाइट कंडीशंस चेंज भी हो जाती हैं तो भी हमें पता होता है ब्रेन में कि इसका ब्राइटनेस उतना ही रहेगा. तो अगर यहाँ पे मैंने कोई चेकर बॉक्स लगाया है और अभी फिलहाल उसके ऊपर कंप्लीट लाइट पड़ रही है और वो अच्छा खासा ब्राइट दिख रहा है, लेकिन सडनली उस लाइट के पाथवे में मैंने कोई चीज लगा दी जिसकी वजह से जो है इस चेकर बॉक्स पे शैडो आने लगी और ये इतना ब्राइट नहीं लग रहा, लेकिन हम ये तो नहीं समझने लगेंगे कि इसका कलर ही डल है. हमें पता होगा दैट ये ब्राइट तो है लेकिन फिलहाल ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट का विजन ब्लॉक हो गया है. सो दीज आर द वेरियस परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज. अगेन चाहे वो जेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स हो या ये परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज हो, दोनों का काम यही है कि हमारा जो परसेप्शन है उसको सिंप्लीफाई करें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में ना पड़ने दे हमारे ब्रेन को. And then comes the very very important concept that is of your depth perception. तो डेप्थ परसेप्शन का मतलब क्या है? अब देखो हमारी जो रेटिना होती है ना, ये हमने बायोसाइकोलॉजी में आई का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया था सेंसरी ऑर्गन्स में, है ना. इफ यू रिमेंबर दोज ऑफ यू हु हैव सीन दैट वीडियो, इफ यू हैव नॉट सीन नो वरीज, पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें जाके पुरानी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं. चलिए, तो डेप्थ परसेप्शन में क्या है कि होता क्या है कि हमारी जो आई की रेटिना होती है, जो सबसे पीछे वाला स्ट्रक्चर था, उस रेटिना पे इंफॉर्मेशन सिर्फ 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन आती है. अब 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ के रिस्पेक्ट से ही इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन हम लोग तो केपेबल होते हैं 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन देखने के भी, यानी कि लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ. हम लोग डेप्थ भी तो देख सकते हैं ना किसी भी चीज की, तो वो कैसे देख पा रहे हैं? सो इट इज ऑल द फंक्शन ऑफ आर वेरी वेरी नाइस ब्रेन. हमारा बहुत सुंदर अच्छा सा ब्रेन जो है
वो ट्रांसलेट करता है 2D में आने वाली इंफॉर्मेशन को 3D में। अब कैसे ट्रांसलेट करता है? उसमें ट्रांसलेशन जो होता है डेप्थ परसेप्शन का बाय द ब्रेन, इट हैपेंस थ्रू योर मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज एंड योर बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज। तो एक एक करके कवर करते हैं कि क्या होता है मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू एंड बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज। तो जो मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज हैं उसमें हम सिर्फ एक आई का यूज करते हैं। एक आई का यूज करने का मतलब ये नहीं है, हमारी आईज तो दोनों ही ओपन होती है, बट मोर और लेस ओनली वन आई इज इन्वॉल्व्ड इन परसीविंग थिंग्स रिलेटेड टू मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज। ठीक है, मोनो वन है और बाइनोक्यूलर बाय है यानी कि 2, तो यहाँ पे हमारी दोनों आईज यूज होती हैं। तो मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज में कुछ ये 6 डेप्थ क्यूज आते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर दीज 6 डेप्थ क्यूज ऑफ योर मोनोक्यूलर डेप्थ। तो पहला है लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि जब हम पैरेलल लाइंस को देखते हैं और जब वो पैरेलल लाइंस और आगे डिस्टेंस में जाती जाती है तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा परसीव होता है कि जैसे तो वो आगे जाके कन्वर्ज करेंगे, किसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो आप यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 में रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, प्लीज इग्नोर अदर पिक्चर्स, जस्ट फोकस ऑन पिक्चर नंबर 1। तो पिक्चर 1 में आप जो रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, हमें पता है कि ये जो रेलवे ट्रैक की लाइंस है ये पैरेलल होती है, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहता है और पैरेलल लाइंस जो है कभी कन्वर्ज नहीं करती। बट जैसे जैसे ये पैरेलल लाइन और आगे डिस्टेंस में जाती जा रही है, यहाँ पे कहीं जाके माउंटेन्स के पास ऐसी फीलिंग आ रही है हमको कि जैसे तो ये लाइंस जो है कन्वर्ज कर रही है, मिल रही है कहीं पे। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर पर्सपेक्टिव, जिसमें हमें ऐसी फीलिंग होती है कि पैरेलल लाइंस आगे जाके डिस्टेंस में कहीं ना कहीं मीट कर रही हैं। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव साइज या मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू ऑफ रिलेटिव साइज बेसिकली। तो यहाँ पे डेप्थ कैसे थी हमें पता लगा ना, सिर्फ लेंथ और विड्थ में हमने नहीं देखा, हमने डेप्थ भी देखी कि आगे जाके मिल रही है। रिलेटिव साइज क्या है कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज जज टू बी फर्दर अवे एंड लार्जर टू बी क्लोजर। तो इसमें थोड़ा बहुत साइज कॉन्स्टेंसी का आपका प्रिंसिपल भी काम करता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एज स्मॉल ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली जज कर लेते हो, ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट स्मॉल है, बट यू ऑटोमेटिकली फील कि वो स्मॉल इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। तो अब यहाँ पे आप सेकंड वाली इमेज में देखोगे तो जो इंसान पहली वाली बोट में बैठा है यहाँ पे ये बहुत लार्ज अपीयर हो रहा है और जो दूसरी वाली बोट में बैठा है वो काफी स्मॉल अपीयर हो रहा है। सो इस इमेज में हमें एक सॉर्ट ऑफ डेप्थ मिल रहा है कि देखो लेक कितनी पीछे तक है, कि ये जो इंसान बड़ा अपीयर कर रहा है वो हमारे नियर बाय है और जो इंसान छोटा अपीयर कर रहा है वो हमसे दूर है, फार अवे है। तो उसी प्रिंसिपल को कहते हैं या उसमें डेप्थ क्यूब को कहते हैं हम रिलेटिव साइज। देन इज योर डेप्थ क्यू ऑफ ओवरलैप, कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करता है तो जो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को ओवरलैप किया गया है हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमसे पीछे है। अगेन इन इमेज नंबर 3 ये जो 2 सर्कल्स है रेड और ब्लू कलर के, तो रेड सर्कल को ओवरलैप किया जा रहा है बाय द ब्लू सर्कल और आपको ऑटोमेटिकली ये डेप्थ की फीलिंग आ रही होगी कि ब्लू सर्कल पीछे है, हमसे दूर है और रेड सर्कल आगे है, हमारे पास है। सो दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ ओवरलैप। देन वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ एरियल पर्सपेक्टिव, कि जो ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर होते हैं वो हेजियर अपीयर करते हैं। हेजियर क्यों अपीयर करते हैं, यानी कि थोड़े धुंधले अपीयर करते हैं, उनमें फाइन डिटेल्स हमें नहीं दिख पाती। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो बीच बीच में काफी सारे डस्ट के और डर्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को हमें क्लियरली देख नहीं पाते। तो ये इमेज नंबर 4 में आपको पता लगेगा बहुत अच्छे से। तो ये जो पास में आपके कुछ ट्रीज हैं इनको आप जितना क्लियरली देख पा रहे हो, इनमें जितने टेक्सचर और सब कुछ देख पा रहे हो उतना आप दूर वाले उनमें नहीं देख पा रहे हो। सो वो थोड़ा हेजियर लग रहा है, जो आपको दूर दिख रहे होंगे माउंटेन्स वो थोड़े हेजियर लग रहा है एज कम्पेयर टू जो आपको पास में दिख रहे हैं। तो वही आपका एरियल पर्सपेक्टिव का डेप्थ क्यू है। फिर आपका आता है टेक्सचर ग्रेडियंट, अगेन थोड़ा बहुत एरियल पर्सपेक्टिव वाले पार्ट से ही रिलेटेड है। टेक्सचर ग्रेडियंट यही कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे क्लोज हैं उनका टेक्सचर, उनकी जो फाइन डिटेल्स हैं वो हमें ज्यादा अच्छे से दिखती हैं एज कम्पेयर टू जो ऑब्जेक्ट्स हमारे से दूर हैं। तो ये इमेज नंबर 5 में आपको क्लियर होगा, यहाँ पे जो फ्लावर्स आपके एकदम पास आपको नजर आ रहे हैं उनको आप काफी क्लियरली देख पा रहे हो, काफी क्लियरली आपको इनकी डिटेल्स भी समझ आ रही होंगी। बट जो सपोज फॉर एग्जांपल फ्लावर्स एकदम दूर है इधर,
उनकी डिटेल्स नहीं समझ आ रही. सो दैट इज ऑल द गेम ऑफ योर मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू टेक्सचर ग्रेडियंट. फिर एक डेप्थ क्यू आता है जिसका नाम है मोशन पैरालैक्स. ठीक है, मोशन अकोमोडेशन एक दूसरा डेप्थ क्यू है, सो प्लीज डोंट इंक्लूड इट ओवर हियर. ठीक है, फिर एक हमारा आता है मोशन पैरालैक्स. मोशन पैरालैक्स आप लोगों में से काफी लोगों ने मे भी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं या किसी भी व्हीकल में बैठे होते हैं, तो जो हमारे बिल्कुल नियर बाय व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो व्हीकल्स बिल्कुल सॉर्ट ऑफ हमारे व्हीकल के साथ साथ ही चल के जा रहे होते हैं, वो ऐसा लगता है हमें कि कितनी स्पीड से चल के गए, है ना. लेकिन जो व्हीकल्स हमारे व्हीकल से काफी दूर होते हैं, उनको देख के लगता है कि वो तो कितना धीरे धीरे चल रहे हैं. तो स्पेशली इन केस ऑफ ट्रेन ट्रैवलिंग, क्योंकि जो ट्रेन होती हैं वो उनकी जो हम कहते हैं ना रेलवे ट्रैक्स, वो बहुत पास पास होती है. तो एक ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और सपोज दूसरी ट्रेन रेलवे ट्रैक पे इस डायरेक्शन में जा रही है और आप अपनी खिड़की के पास बैठे हो, तो आपको अपियर होगा, क्योंकि ये ट्रेन नियर बाय है आपकी ट्रेन से, आपको लगेगा कि ये वाली ट्रेन बहुत ही जल्दी चल के चली गई. और जो अगर कोई एक ट्रेन कहीं इतनी दूर है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, उसको देख के आपको लगेगा कि वो काफी स्लो मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू योर ओन व्हीकल. तो मोशन पैरालैक्स यही डिस्क्रिपेंसी ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है. तो हम ऑटोमेटिकली जो परसीव करते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक परसेप्शन बन जाता है कि जो व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है वो हमारे काफी नियर होगा और जो स्लो मूव कर रहा है वो हमारे काफी दूर होगा. और फिर एक और डेप्थ परसेप्शन होता है जो कि था अकोमोडेशन. सो इन ऑल आपके 7 मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज हैं. अकोमोडेशन को हम मस्क्यूलर क्यू भी बोलते हैं. तो अकोमोडेशन का प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस हमने सेंसरी रिसेप्टर्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, कि जब हमारा जो लेंस है आई का, वो लेंस जब अपनी शेप सॉर्ट ऑफ चेंज करता है सो एज टू फोकस ऑन फार अवे और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, तो उस प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन. और लेंस को होल्ड कौन कर रहा था, सिलियरी मसल्स होल्ड करी थी. तो जब हमें कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, उस दूर ऑब्जेक्ट को हमको अच्छे से क्लियरली देखना है, तो हम अपनी आंखें ऐसे छोटी छोटी कर लेते हैं ना. दैट मीन्स आवर कॉर्निया इज कॉन्स्ट्रिक्टिंग इटसेल्फ टू फोकस ऑन दैट फार अवे ऑब्जेक्ट. और जब हमें कोई चीज बिल्कुल नियर बाय वाली ऑब्जेक्ट में देखनी है, तो हमारी कॉर्निया जो है एक्सपैंड होती है, हम अपनी आंखें एकदम बड़ी बड़ी करते हैं ताकि और क्लियरली इंफॉर्मेशन जो नियर बाय है उसको हम देख सकें. सो दीज आर योर वेरियस मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज. फिर बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज, जिसमें हम दोनों आई का यूज कर रहे हैं, उसमें दो आपके डेप्थ क्यूज आते हैं. एक होता है कॉन्वर्जेंस और एक होता है डाइवर्जेंस. तो कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में क्या चीजें इंक्लूडेड हैं वो भी फटाफट से हम डिस्कस करते हैं. कन्वर्जेंस में क्या होता है ना कि आपकी आईज अपने सॉकेट में रोटेट करती हैं सो एज टू फोकस ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट. अब ये रोटेशन एकदम वैसा नहीं होता जैसे एकदम भूतों वाली मूवी में घोस्ट का रोटेशन दिखाते हैं, नॉट ऑफ दैट सॉर्ट. बट इफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस्ड कि सपोज, या फिर आप अभी ये वीडियो देखते देखते भी एक्सपीरियंस करिए अलोंग विद मी. सो सपोज आप कोई भी पेन या कोई भी पेंसिल या कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर दैट मैटर आप उठा लीजिए. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को एक बार आप अपने दोनों आईज से, दोनों आईज ओपन रखनी है अपनी. ठीक है, दोनों आईज से उस ऑब्जेक्ट को आप दूर रखेंगे. दोनों आईज को अपने ऑब्जेक्ट से दूर रखेंगे तो आपकी आईज पे इतना स्ट्रेन नहीं पड़ रहा होगा और आपको क्लियरली वो ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा. बट धीरे धीरे आप क्या करिए, उस पेन को या जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज करें उसे अपने आईज के पास लाते जाइए. ठीक है, अपने फेस के पास लाते जाइए विद योर आईज ओपन. धीरे धीरे आप बिल्कुल अपने आईज के पास, सॉर्ट ऑफ नोज के पास लेके आ जाइए उस ऑब्जेक्ट को. अब क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा सॉर्ट ऑफ टेंशन फील हो रही होगी, आपकी आईज में एक अजीब सी सेंसेशन फील हो रही होगी. उसी सेंसेशन को बोला जाता है कन्वर्जेंस, जहां पे आपकी आई जो है वो अपने सॉकेट में रोटेट करती है सो एज टू फोकस ऑन दैट वन सिंगल ऑब्जेक्ट. तो जितना दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा कन्वर्जेंस उतनी लेस होगी, टेंशन आपकी आईज में उतनी लेस होगी. जितना पास कोई ऑब्जेक्ट होगा कन्वर्जेंस उतनी ही ज्यादा होगी. तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को अपने नोज के पास लाए होंगे तो आपका फेस कुछ ऐसा हो गया होगा. चलिए, और फिर दूसरा वाला बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यू जो है वो है डाइवर्जेंस. तो नॉट बेसिकली डाइवर्जेंस, नो, यहाँ पे गलत लिखा है. इसको हम बोलते हैं बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस एरर. द सेकेंड काइंड ऑफ बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यू इज बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी.
ठीक है। बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी हमें क्या बताता है कि क्योंकि हमारी ये जो आंखें हैं, अगर आप इस बॉय के फेस में भी देखें तो ये कुछ इंचेस अपार्ट है ना, दोनों आईज एकदम पास पास तो नहीं लगती हुई है, कुछ इंचेस अपार्ट है, कुछ गैप है दोनों आईज के बीच में। तो इसी वजह से हमारी दोनों आईज इंडिविजुअली हर एक ऑब्जेक्ट की एक डिफरेंट इमेज देती है हमको। तो अगर हम एक आंख से एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें एक अलग इमेज मिलेगी और दूसरी आंख से अलग। वंस अगेन यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है। आप उसी पेन को फिर से अपने पास रखिए, सामने, इतना पास नहीं कि एट अ नॉर्मल डिस्टेंस, ट्राई टू कीप दैट पेन, और सामने कोई एक चीज देख लीजिए, सपोज योर स्टडी टेबल और योर बेड और योर सोफा, वट एवर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जैसा कुछ इस इमेज में दिखा रखा है, ठीक है। फिर आप लेफ्ट आई को क्लोज करके सिर्फ राइट आई से उस ऑब्जेक्ट को देखिए वंस, एंड सेकेंड टाइम राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई को उस ऑब्जेक्ट को देखिए। तो आपको ऐसा फील होगा जैसे वो ऑब्जेक्ट जो है जंप हो रहा है अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। तो अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो आपसे काफी ज्यादा दूर है, लेफ्ट आई को क्लोज करके फिर राइट आई को क्लोज करके, तो वो ऑब्जेक्ट इतना जंप होता हुआ नजर नहीं आएगा, यानी कि उसमें इतनी ज्यादा बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी नहीं आएगी। बट अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट और राइट आई क्लोज करके ओपन करके देख रहे हो जो आपके काफी ज्यादा क्लोज है, तो बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी कुछ ज्यादा ही आएगी एंड यू विल फील दैट द ऑब्जेक्ट इज जंपिंग अ लॉट। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं आपके डेप्थ परसेप्शन के। फिर दो तरीकों के आपके प्रोसेसेस हो सकते हैं इल्यूजन्स के, ठीक है। इल्यूजन्स क्या होते हैं कि जब आप किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलस को मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो एक होता है आपका पोंजो इल्यूजन। पोंजो इल्यूजन को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन भी बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन या पोंजो इल्यूजन है वो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज में ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप इस रेलवे ट्रैक को देख रहे होगे, रेलवे ट्रैक को आप देख रहे हैं, तो जो रेलवे ट्रैक हमारे नियर बाय है वो हमें लेंथ में ज्यादा बड़ा लग रहा है इन कंपैरिजन टू जो रेलवे ट्रैक हमसे काफी दूर है ना। ये तो हमें सिर्फ इतना ही साइज का दिख रहा है, जबकि जो हमारे पास है वो बहुत बड़ा दिख रहा है, इवन दो सबका साइज सेम है। सो दैट इज पोंजो इल्यूजन, कि जो आपके पास है नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो आपको काफी बड़ा दिख रहा है, जो दूर है वो आपको स्मॉलर दिख रहा है। द सेकेंड टाइप ऑफ इल्यूजन इज म्यूलर लायर इल्यूजन। काफी ज्यादा फेमस इल्यूजन है और ये काफी कॉमन है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस है, एज यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लैक लाइंस, इन दोनों लाइंस की जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। लेकिन हम में से काफी लोगों को, इनफैक्ट सबको ही ये लगता है कि ये जो ऊपर वाली फर्स्ट लाइन है वो लेंथ में लंबी है इन कंपैरिजन टू दिस सेकंड लाइन, है ना। अभी भी आप लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा कि फर्स्ट लाइन की लेंथ लंबी है, सेकंड लाइन की छोटी है, इवन तो इस ब्लैक लाइन से आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों की जो लेंथ है वो सेम ही है। बट दिस इज एन इल्यूजन जहां पे हम ये स्टिमुलस, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारी आईज रिसीव कर रही है, उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। एंड द अदर टाइप ऑफ इल्यूजन इज योर मून इल्यूजन। मून इल्यूजन में क्या होता है कि जो मून जब होराइजन पे होता है तो हमें ज्यादा बड़ा नजर आता है इन कंपैरिजन टू व्हेन इट इज अप अबव इन द स्काई। होराइजन मतलब क्या होता है कि जब हमारी काफी नजदीक होता है ना, नियर द बिल्डिंग्स एंड ऑल, अगर स्पेशली आप किसी कोस्टल एरिया, सी एरिया में रहते हो, तो जब सी के पास एकदम आप मून को देखते हो तो वो बहुत बड़ा नजर आएगा आपको होराइजन पे। लेकिन आपको स्काई में वो मून, वही मून जबकि सेम ही शेप सेम ही साइज का है, वो आपको काफी छोटा नजर आएगा, ठीक है। बिकॉज स्काई में जो डेप्थ क्यूज है वो बिल्कुल मिसिंग है, और होराइजन पे जो बिल्डिंग्स हैं या सी है या जो भी चीजें आसपास है वो एक डेप्थ क्यू प्रोवाइड कर देते हैं। सो दीज आर योर थ्री टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एंड देन क्विकली वी विल डिस्कस दीज थ्री टाइप्स ऑफ अपैरेंट मोशन, और उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट एंड जनरल साइकोलॉजी कंप्लीट। तो बस 2 मिनट की अटेंशन और आप प्रोवाइड कीजिए मुझको। चलिए, तो ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट एक अपैरेंट मोशन होता है। अपैरेंट मोशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये भी समझना चाहिए हमें। अपैरेंट मोशन का मतलब होता है जब हमें मूवमेंट की इल्यूजन हो रही है, तो एक स्टिल पिक्चर है या कोई भी स्टिल इमेज है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे वो इमेज मूव कर रही हो, तो उसमें एक इफेक्ट होता है ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। यहाँ पे टेंडेंसी होती है कि अगर कोई स्मॉल स्टेशनरी लाइट को आप एक डार्क रूम में देख रहे हो, या छोटी छोटी काफी सारी स्टेशनरी लाइट्स को अगर आप देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि वो मूव हो रही है। सो लेट मी गिव यू अ डेमो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो मूव कर रहे हैं आपस में व्हील्स की तरह, लेकिन वी नो कि ये जो इमेज है वो तो स्टैटिक है, और जिस भी सर्कल को जो आपको लग रहा है मूव
कर रहा है, जैसे ही आप वो सर्कल को देखोगे वो मूव करना बंद कर देगा। तो इसी टाइप के सॉर्ट ऑफ अपैरेंट मोशन के इफेक्ट को हम कहते हैं ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। फिर सेकंड इफेक्ट होता है स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन का। स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन जो है, इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी इमेजेस, यानी कि ऐसी इमेजेस जो स्टिल हैं, जब आप ऐसी स्टेशनरी इमेजेस को बहुत ही क्विकली प्रेजेंट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो इमेजेस जो है मोशन में है। तो एग्जाम्पल स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन का, आपने अगर कभी एक फ्लिप बुक देखी है, फ्लिप बुक होती है ना समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि हर एक पेज के बुक पे कुछ ना कुछ ड्राइंग बनी होती है और बहुत फास्ट जब हम उसके पेजेस को ऐसे टर्न करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो ड्राइंग नहीं है बल्कि एक मूवी है जो चलती जा रही है। सो दैट इज स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन, की स्टेशनरी इमेजेस को हम जब इतनी फास्ट प्रेजेंट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो इमेजेस नहीं है बल्कि मोशन में एक वीडियो चल रही है। एंड फाइनली यू हैव योर फाइव फिनोमिनन। फाइव फिनोमिनन में क्या होता है कि जब हम लाइट को फ्लैश करते हैं ना अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है, हम बड़ी क्विकली लाइट को अगर अलग अलग पॉइंट्स पे फ्लैश करते हैं तो हमें ऐसा फीलिंग आती है जैसे वो एक लाइट ही है जो ऐसे गोल 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 करके घूमे जा रही है, एंड वी डू नॉट फील दैट दीज आर इंडिविजुअल पॉइंट्स। तो इसका एग्जांपल कुछ ऐसे है, यहाँ पे मैं आपको वीडियो तो शो नहीं कर पाऊंगी, बट इफ यू वांट कि आपको इसका एक और वीडियो के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन हो तो आप फिर से यूट्यूब पे लिख सकते हो फाइव फिनोमिनन, और आपको इसकी वीडियो भी दिख जाएगी अच्छे से। तो कुछ ऐसे ही होगा कि जैसे ये जो एक ब्लू पॉइंट है, इस पे मैंने एक पॉइंट किया, फिर मैंने इस पॉइंट पे लाइट जो या टॉर्च से पॉइंट किया, फिर मैंने इस पॉइंट पे किया, पर ये जो पॉइंटिंग है लाइट्स की मैं इतनी फास्ट कर रही हूँ कि आपको ऐसे लगेगा कि ये एक ही लाइट है जो ऐसे गोल 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 जो है घूमे जा रही है। यू विल नॉट फील दैट दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन योर स्क्रीन। सो उसी चीज को हम कहते हैं फाइव फिनोमिनन। एंड द लास्ट थिंग फॉर टुडे इज प्रोसेसिंग। जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं हम उसे दो तरीकों से प्रोसेस कर सकते हैं, या तो बॉटम अप प्रोसेसिंग या फिर टॉप डाउन प्रोसेसिंग। तो जो हमारी बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है, यानी कि नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लेते हैं और उन इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक होल परसेप्शन जो है वो फॉर्म करते हैं। वो हो गया आपका बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो नीचे से आप ऊपर उठ के जा रहे हो, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कलेक्ट करते करते एक यूनिफाइड होल में पहुंच रहे हो। और जो आपका टॉप डाउन प्रोसेसिंग होता है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप एक होल से, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन से आप नीचे जाके उसे इंडिविजुअल एलिमेंट्स में जो है सिंप्लीफाई करते हो। तो यानी कि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को परसीव कर रहे हो या प्रोसेस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जिस्टिंग नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव, with the help of some existing concepts that you already have, with the help of some expectations that you might have, तो जब आप इन चीजों को यूज कर रहे हो जो एक यूनिफाइड होल ऑलरेडी बना रहे हैं, जब आप उनको यूज करके आप एक सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो और उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो, तो देन इट इज नोन एज योर टॉप डाउन प्रोसेसिंग। सो आई होप आपको ये दोनों टाइप ऑफ प्रोसेसिंग भी क्लियर है। एंड with that, many congratulations, we have come to the end of this video, and इसी के साथ हमने जनरल साइकोलॉजी का जो पेपर है फॉर योर अंडर ग्रेजुएट लेवल सिलेबस, उसके काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं। सो आई होप दैट यू आर गेनिंग सम नॉलेज फ्रॉम दीज वीडियोज। इफ यस देन गाइज प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ माइंड रिव्यू। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो मेक श्योर यू पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो फॉर मी टू रीड। And we'll meet at 6 PM again, organizational psychology के पेपर के साथ हम शुरू करेंगे। So till then, have a very good day and bye bye.